हमने सारे के सारे रिएक्शंस अब तक जो देखे वो है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब इसके बाद हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। लेकिन ये इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितने कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने पहले वाले रिएक्शन पढ़े थे। इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती है और इसके अंदर आपको कुछ चीजें याद भी रखनी पड़ेंगी। बाय द वे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। रेडॉक्स मतलब रिडक्शन से रेड, ऑक्सीडेशन से ऑक्स, तो इनको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और ये बहुत ही बड़ा एक वास्ट टॉपिक है। अभी आप 10th ग्रेड में हो इसलिए आप रेडॉक्स रिएक्शंस को बहुत ही स्मॉल और नीचर लेवल पे पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप हायर स्टडीज में जाओगे, अगर कल को आप पीएचडी करते हो, तो रेडॉक्स रिएक्शन पूरा पीएचडी का सब्जेक्ट होता है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। लेकिन हम पहले ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसका मतलब क्या होता है। रेडॉक्स रिएक्शन बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो कि 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है। और ये 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप ध्यान रखिए हर एक रिएक्शन के अंदर, जो कि रेडॉक्स रिएक्शन है, उसके अंदर कोई एक चीज रिड्यूस होगी तो कुछ दूसरी चीज ऑक्सीडाइज भी होगी। समझिए दोबारा से, जो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है यानी कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर सिर्फ रिडक्शन हो रहा है या फिर सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों साथ में होंगे। अगर कुछ चीज रिड्यूस हो रही है तो कुछ चीज ऑक्सीडाइज भी होगी। इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन दोनों के दोनों पैरेलली साथ में चलते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यह है कि रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर, कब कहा जाता है कि कोई पर्टिकुलर कंपाउंड रिड्यूस हो रहा है या कोई पर्टिकुलर कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है। उसके 3 मेजर कॉन्सेप्ट है, 2 मैं आपको इस स्क्रीन पे समझाऊंगा, लेकिन क्योंकि मुझे पता है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लोग इस पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए थर्ड जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, लेकिन 2 चीजें आपको मैं अभी यहां पे समझा के चलता हूं। तो आप ध्यान रखिए ये चीज कि ऑक्सीडेशन जब भी होगा, इसका मतलब 2 चीजों से है। पहला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो दोबारा बताता हूं कि ऑक्सीडेशन का मतलब यह है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन इसका अपोजिट होगा, यानी कि रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है बता तो दिया मैंने आपको, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन आपको देखनी है और उस रिएक्शन के अंदर अगर किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड होकर के रिएक्टेंट बन रहा है, ऑक्सीजन ऐड के बाद होने के बाद, तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो एग्जांपल समझ में आ जाएगा। सिमिलर वे में अगर कोई पर्टिकुलर कंपाउंड या एलिमेंट उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो यानी कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड या एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। या फिर किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर कंपाउंड आपका रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। सिमिलर वे में किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में से अगर हाइड्रोजन निकल रही है, तो यानी कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये चीज मैंने आपको यहां समझाने की कोशिश की है कि ऑक्सीडेशन के अंदर आपका एक पर्टिकुलर कंपाउंड या एलिमेंट, उसके अंदर या तो ऑक्सीजन ऐड होगी या फिर किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन रिलीज होगी, तो वो कहलाएगा ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड या एलिमेंट। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में या कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड हो रही है या किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो हम कहेंगे कि वो एलिमेंट या कंपाउंड आपका रिड्यूस हो रहा है। यही चीज मैंने यहां पे लिखी है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, removal of hydrogen is also oxidation, while removal of oxygen is reduction and addition of hydrogen is also reduction. तो ये 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आने चाहिए। तीसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा। और मैंने आपको जो कहा कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आर रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि हर एक रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के दोनों साथ में होंगे। तो पहला रिएक्शन ले रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसका मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन।
तो हम लेते हैं कि फॉस्फोरस व्हेन बर्न्स इन एयर, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाता है फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड का फॉर्मूला है P2O5, यानी कि P प्लस O2 गिव्स अस P2O5। रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं, 2 4 5। अब देखिए क्या हो रहा है इसके अंदर, फॉस्फोरस के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो इसका मतलब फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि जब भी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट या कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन ऐड होगी तो वो ऑक्सीडाइज होगा। तो ये आपका हो गया है ऑक्सीडाइज। एक जेनरिक एग्जांपल लेते हैं हम रिडक्शन का भी, जहां पे कि जब आप एडिबल ऑयल के अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हैं, जिसको कि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कहते हैं, मैं लिख देता हूं, तो आपका बनता है वेजिटेबल फैट, यानी कि वेजिटेबल घी, जिसको कि पहले डालडा, रथ, वनस्पति के फॉर्म में यूज करते थे। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें कि एडिबल ऑयल आपका हाइड्रोजन ऐड होने की वजह से रिड्यूस हो रहा है। तो ये एक प्रोसेस है जो कि आपके रियल लाइफ में भी यूज होता है। और अब तो शायद हम लोग डालडा, वनस्पति घी नहीं खाते हैं, लेकिन पहले ये चीज बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली कंज्यूम की जाती थी। अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझने के बाद ये समझते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो कि आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है या फिर हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है। तो यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम हमेशा आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पर्सपेक्टिव से ही समझना है। जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो वो ऑक्सीडेशन, जो पर्टिकुलर एलिमेंट या कंपाउंड ऑक्सीजन ऐड करवाए या हाइड्रोजन रिलीज करवाए वो है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यही चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है, substances which gives oxygen to for oxidation is called oxidizing agent and the substance which removes hydrogen for oxidation is called oxidizing agent। और इसका रिवर्स ट्रू होगा आपका reducing agent के लिए, जहां पे कि substance which remove oxygen for reduction is called reducing agent and the substance which gives hydrogen for reduction is called reducing agent। तो यानी कि कॉन्सेप्ट सेम है, बस इसको डिफरेंट तरीके से बताने की कोशिश की गई है। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एडिशन या रिलीज, उसमें से कौन सा वाला ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है, तो ये कॉन्सेप्ट तो आपके लिए हलवा है, केक है। अब हम ना कुछ रिडॉक्स रिएक्शन देखते हैं, जिसमें कि आपको समझ में आएगा कि कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है या कौन सा पर्टिकुलर कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा पर्टिकुलर सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर लेंगे और फिर जब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखते हैं। Copper oxide is heated with hydrogen, then copper metal is formed। तो क्या होगा, copper oxide is CuO and it is heated with hydrogen, then copper metal plus water is formed। तो अब क्या हो रहा है इसका देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रही है, किसी के अंदर हाइड्रोजन ऐड होगी तो क्या होगा, रिड्यूस। और हाइड्रोजन के अंदर कॉपर ऑक्साइड से एयर ऑक्सीजन निकल करके वाटर बना रही है, यानी कि हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। समझ में आ गया होगा आपको कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन निकल रही है, जबकि हाइड्रोजन के अंदर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल करके ऐड हो रही है, इसलिए वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब कौन इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो चीज रिड्यूस होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है और जो चीज ऑक्सीडाइज होती है वो आपकी रिड्यूसिंग एजेंट होती है। सिंपल आपको रिवर्स कर देना है बस। दोबारा से बोलता हूं, जो चीज रिड्यूस हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही है वो आपकी रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इससे आपको सिंपल इजीली समझ में आ जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट समझना है तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, लेकिन वरना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पे आपका टाइम कम होता है और आपको फटाफट आंसर देना है, ये सिंपल लॉजिक वर्क करेगा। यानी कि कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है हाइड्रोजन को वाटर बनाने के लिए, जबकि हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि ये कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकाल रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कौन सा पर्टिकुलर कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा पर्टिकुलर कंपाउंड रिड्यूस हो रहा है। तो आपको ये चीज पक्का क्लियर हो गई होगी। यही चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है, इसको एक बार पढ़ लीजिए। कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड
करेक्ट, जो हमने लिखा था, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है टू मेक कॉपर। हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है एंड इट इज मेकिंग वाटर। रिडॉक्स रिएक्शन हैपेंस साइमल्टेनियसली इन अ रिएक्शन, जो कि मैंने पहले बताया था आपको कि ये नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, दोनों की दोनों साइमल्टेनियसली होंगी, किसी का रिडक्शन होगा, किसी का ऑक्सीडेशन होगा। अब कॉपर ऑक्साइड इज गिविंग ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन दे रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हमने यहां पे लिखा। और हाइड्रोजन इज रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, इसलिए वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि हमने यहां पर चीज लिखी। तो इस एग्जांपल से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि क्या ऑक्सीडाइज होता है, क्या रिड्यूस होता है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट एग्जांपल में समझ आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हम ले रहे हैं H2S reacts with chlorine to form sulfur and HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें देखते हैं कि क्या हो रहा है। पहले वाले में हमने ऑक्सीजन के पर्सपेक्टिव से देखा था, अब हम देखेंगे हाइड्रोजन के पर्सपेक्टिव से। दोबारा रिमाइंड करा दूं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हो ये रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन निकल रही है, इसका मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन निकाल करके सल्फर बना रहा है। तो ये रिएक्शन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन निकल रही है। जबकि क्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड होकर के ये बना रहा है आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है, यानी कि रिएक्शन हो गया रिडक्शन, ये पर्टिकुलर कंपाउंड हो गया रिड्यूस। अब कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, मैंने बताया था जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि क्लोरीन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आई होप कि आप अब सारे के सारे ये क्वेश्चन एग्जांपल के थ्रू जो मैंने समझाया है आंसर कर सकते हैं। व्हाट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्लोरीन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्यों, बिकॉज इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। व्हाट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड व्हाई, हाइड्रोजन सल्फाइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, क्यों, क्योंकि इसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज क्लोरीन, क्योंकि ये आपका हाइड्रोजन ले रहा है, यानी कि हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है। और व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन सल्फाइड इज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये आपका हाइड्रोजन दे रहा है, वो क्लोरीन को रिड्यूस कर रहा है। कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिंपल मैंने आपको टैक्टिक्स बताई हैं, उसके बेसिस पे आपको समझ में आ जाना चाहिए सब कुछ। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि थोड़ा सा पीछे जाकर के दोबारा से समझिए कि कंपाउंड ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कब होते हैं, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पर्सपेक्टिव से किस तरह से रिएक्शन डिफाइन होती है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपने पहली बार पढ़ा है तो थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हैं, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट समझेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे आपको सब कुछ आराम से क्लियर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो कि थर्ड डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। मैंने बताया था दो मैंने बता दी थी आपको, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पर्सपेक्टिव से। थर्ड थिंग जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के पर्सपेक्टिव से। मैंने उस समय ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि तीन चीजें अगर बताता तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अब टाइम आ गया है कि आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एडिशन या रिलीज का सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो थर्ड कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको याद रखने का तरीका बताऊंगा मैं, कि क्योंकि काफी सारी डेफिनेशंस हो गई हैं, तो आपको याद रखने का तरीका क्या है। आप ये ध्यान रखिए, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल। अगर आप ये याद रखते हैं तो आपको ये चीज बहुत आराम से याद रह जाएगी। तो इसके अंदर क्या है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर कोई भी नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऐड कर रहे हैं या फिर मेटेलिक एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं, तो वो है ऑक्सीडेशन। और इसका रिवर्स, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर मेटेलिक एलिमेंट ऐड कर रहे हैं या फिर नॉन मेटेलिक एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं, वो है रिडक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझाने का या याद रखने का बहुत आसान तरीका बताता हूं। वो तरीका बताया था मैंने आपको कि ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, तो यानी कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन ऐड करता हूं तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो सिमिलर वे में अगर मैं किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर नॉन मेटल ऐड करूंगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ये याद रखने का तरीका है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूं आपको। तो इसलिए आप
ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की तरह अगर मैंने किसी और नॉन मेटल को भी किसी सब्सटेंस के अंदर ऐड किया तो यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन सिमिलर वे में अगर मैंने किसी मेटल को रिमूव किया तो वो ऑक्सीडेशन हो गया। कॉन्वर्सली फॉर रिडक्शन, अगर मैंने किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर मेटल ऐड किया तो वो हो गया रिडक्शन, और मैंने अगर किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस में से मेटल को बाहर निकाला तो वो भी हो गया रिडक्शन। सिंपल। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से आपको ये थर्ड डेफिनेशन भी याद रह जानी चाहिए। एग्जांपल लेते हैं इसका हम एक। कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ ब्लैक कंपाउंड कॉल्ड कॉपर ऑक्साइड, यानी कि Cu प्लस O2 गिव्स अस CuO। बैलेंस कर देते हैं रिएक्शन को। अब देखते हैं क्या हो रहा है। अगर हम पहले वाले कॉन्सेप्ट से समझें तो कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, यानी कि कॉपर आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। ओके। और अगर हम इस कॉन्सेप्ट से भी समझें तो ऑक्सीजन जो कि नॉन मेटल है वो कॉपर के अंदर ऐड हो रही है, इसका मतलब एक नॉन मेटल एक कॉपर के अंदर ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेकिन यहां पे हम ये देखें कि ऑक्सीजन के अंदर एक मेटल ऐड हो रहा है, और हमने क्या बताया था, कोई मेटल अगर ऐड होता है तो वो रिड्यूस हो रहा है, तो ऑक्सीजन जो है यहां पर रिड्यूस हो रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली होंगे। तो कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन यहां पे रिड्यूस हो रही है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, विद रिस्पेक्ट टू मेटल और नॉन मेटल। और ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चंस आएंगे कि ये एक रिएक्शन है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिडक्शन एजेंट है। 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, और सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड है, सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर आपको आता है तो आप 10 सेकंड के अंदर कर देंगे, और नहीं आता है तो आप 3 घंटे लगे रहिए तब भी नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अब कॉन्सेप्ट समझने के बाद, एग्जाम्पल समझने के बाद, देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि आपके एनसीईआरटी के अंदर है या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहला एग्जाम्पल है जो कि ये पूछ रहा है कि नेम द सब्सटेंस व्हिच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड नेम द सब्सटेंस व्हिच इज गेटिंग रिड्यूस्ड। सल्फर डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिएक्टेड विद हाइड्रोजन सल्फाइड मेकिंग वाटर एंड सल्फर। तो हो क्या रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन है और ये अपनी ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। सिंपल। तो रिलीज कर रहा है तो यानी कि ये हो रहा है आपका रिड्यूस। हाइड्रोजन सल्फाइड इससे ऑक्सीजन ले रहा है और इससे ऑक्सीजन लेकर के बना रहा है वाटर, यानी कि ये हो रहा है ऑक्सीडाइज। अब हम इस क्वेश्चन के एक लेवल बियॉन्ड जाते हैं जो कि आपको अगले सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस में आएगा। तो मैं वही करता हूं जिससे कि आपको प्रैक्टिस होती जाए सब इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैंने बताया था जो चीज रिड्यूस होती है वो आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो चीज ऑक्सीडाइज होती है वो होती है आपके रिड्यूसिंग एजेंट। आ गए 4 नंबर आपके एग्जाम में आराम से। तो सिंपल सी चीज है, बस बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको समझ में आ जाएगा कि रिड्यूस कौन हो रहा है, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर आयोडीन ऐड हो रही है और बन रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड और सल्फर। तो क्या हो रहा है इसके अंदर, पहले हम देखेंगे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन निकल के बन रहा है सल्फर। हाइड्रोजन निकल के बन रहा है सल्फर, तो सुना सुना लग रहा है। हाइड्रोजन निकलना मतलब ऑक्सीडाइज। और आयोडीन के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड से निकल के हाइड्रोजन आ रही है और बना रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी कि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन ऐड मतलब रिड्यूस। और जैसे मैंने आपको बताया था जो चीज ऑक्सीडाइज होती है वो होती है रिड्यूसिंग एजेंट, और जो चीज रिड्यूस होती है वो होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस क्वेश्चन का आंसर हो गया, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं फिर से सिमिलर क्वेश्चन। आइडेंटिफाई सब्सटेंस दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सोडियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, बना रहा है सोडियम ऑक्साइड। तो हो क्या रहा है इसके अंदर, इसको हम 2 तरीके से समझेंगे जिससे कि आपकी डेफिनेशन फर्स्ट क्लियर हो जाए और थर्ड भी क्लियर हो जाए। पहला तरीका समझते हैं जो हम देखते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के हिसाब से। ओके, सोडियम के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है,
और बना रहा है ये सोडियम ऑक्साइड। तो यानी कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, यानी कि ये हो रहा है ऑक्सीडाइज, और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, ऑक्सीजन के अंदर से बेसिकली आप ये कह नहीं सकते कि ऑक्सीजन के अंदर से ऑक्सीजन निकल रही है, लेकिन ऑक्सीजन के अंदर एक मेटल ऐड हो रहा है। ऑक्सीजन के अंदर एक मेटल ऐड हो रहा है, और क्या बताया था मैंने आपको, मेटल ऐड होगा तो क्या होगा, रिड्यूस, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो रही है। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू आपको मैंने दो डेफिनेशन कवर कर दी है, एक जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है तो वो ऑक्सीडेशन होता है, और दूसरा जिसके अंदर मेटल ऐड होता है वो रिडक्शन होता है। ऑक्सीजन के अंदर सोडियम मेटल ऐड हो रहा है तो यानी कि ये हो रही है रिड्यूस, और ये हो गई आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा, सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है विद एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जबकि ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है विद एडिशन ऑफ अ मेटल, और सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीजन आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शंस आर करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको बहुत आएंगे पक्का, 10th एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको कॉन्सेप्ट रिलेटेड, और जहां पे मल्टीपल चॉइसेस होंगे और आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगाना पड़ सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है सब कुछ फट हो जाएगा। लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करके लेड बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। क्या हो रहा है इसके अंदर, लेड ऑक्साइड जो है उसमें से ऑक्सीजन निकल रही है, यानी कि ये क्या हो रहा है, रिड्यूस। कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है और बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। अब लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कार्बन के ऑक्सीडाइज हो रहा है तो यानी कि ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखते हैं ऑप्शंस। लेड इज गेटिंग रिड्यूस, बिल्कुल नहीं, लेड तो कोई रिड्यूस हो ही नहीं रहा, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। और ये पूछ रहा है कि कौन से एग्जांपल्स इनकरेक्ट है, कौन से ऑप्शंस इनकरेक्ट है। ये आपको बहुत ध्यान देने की बात है, कई बार आपको ट्रिक करने के लिए वो पूछ लेता है कि रादर देन करेक्ट इनकरेक्ट कौन से है, और आप करेक्ट मार्क करके आ जाएंगे, आपको पता होता है, फिर भी आप ऑप्शन ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं हर बार कहता हूं कि क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद आंसर करो। कुछ लोग जंप करके आंसर पे पहुंच जाते हैं, लेकिन नहीं, वो गलत तरीका है। तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस, नो, दैट मींस ये ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर ये होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, नो, कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोडक्ट के अंदर है, वो कहां से ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि ये भी गलत है, यानी कि ये भी हमारा आंसर है। नाउ कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यस कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, लेकिन हम टिक मार्क नहीं करेंगे क्योंकि हमको इनकरेक्ट फाइंड करने हैं। तो ये आंसर सही है, ये है सही, लेकिन इसको हम आंसर में कंप्लीट आंसर में इसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, यस लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, जो कि करेक्ट है, लेकिन क्योंकि वो हमसे इनकरेक्ट पूछ रहा है तो हमारे पास ये भी ऑप्शन नहीं है। तो आप समझिए, हमने रिएक्शन देखी, हमने आइडेंटिफाई किए करेक्ट आंसर्स, लेकिन क्योंकि उसने इनकरेक्ट पूछा था इसलिए हमारे आंसर्स इनकरेक्ट होने चाहिए, करेक्ट नहीं। समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि एक अच्छा ट्रिकी एग्जांपल है कि हम कर चुके हैं। तो आपको ये चीज पता होगी कि जब हम एक शाइनी ब्राउन कलर्ड मेटल एलिमेंट है, लेकिन जब भी शाइनी आप यूज करेंगे तो यानी कि वो मेटल ही है। शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग बिकम्स ब्लैक इन कलर, क्या है बताइए, ये है कॉपर, जो कि शाइनी है। और जब आप उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, यानी कि उसको हीट करते हैं एयर में, तो ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड, जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो जब आप इसको रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड, जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो ये एलिमेंट आपका कॉपर ऑक्साइड है, एलिमेंट एक्स इज कॉपर, और व्हेन इट बिकम्स ब्लैक इन कलर इट इज कॉपर ऑक्साइड। अब इसके अंदर पूछ रहा है कि ये कौन सा, बस इसने यही पूछा है, लेकिन इसको हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के पर्सपेक्टिव से। कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, और ये क्या हो गया, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीजन के अंदर मेटल ऐड हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया रिड्यूस, और ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सिंपल है, अब तो समझ में आ गया होगा आपको। अब तो आराम से आप भी मुझसे पहले कर रहे होंगे शायद, तो बढ़िया है। अब हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। हमने सारी रिएक्शंस पढ़ ली, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स, यानी कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अब हम लास्ट में ये समझते हैं कि इन रिएक्शंस का, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हमारी लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, हम इसको रियल लाइफ में कहां देखते हैं।
और क्या ये हमारे को पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट दिखा रही है। तो हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल जिसके अंदर की हमारी लाइफ में ये नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है, जो है कोरोजन। कोरोजन मतलब समझते होंगे आप, रस्टिंग। बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो आयरन की रस्टिंग होती है, वो कोरोजन होती है। लेकिन कोरोजन सिर्फ आयरन में नहीं होता है, बहुत सारे मेटल्स में होता है। तो कोरोजन ऑफ मेटल्स, उसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से। वो क्या है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, कोरोजन का डिटेल में समझते हैं, क्योंकि उस पर कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए उसको डिटेल में एक स्लाइड बनाइए, वो समझेंगे। और डेंसिटी ऑफ फूड, डेंसिटी ऑफ फूड क्या होता है? फूड के अंदर होता है फैट। ये फैट जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के ऑक्सीडेशन करके एक गंदी सी स्मेल देता है। आपने कई बार देखा होगा, जो बच्चे चिप्स बहुत ज्यादा खाते हैं अपने लेज के या फिर बिंगो, और वो आपने ओपन किया, 2-3 चिप्स खाए और उसको रख दिया बाहर, और कुछ 2-3 दिन बाद उसको आप पिक करके दोबारा खाने का ट्राई करेंगे, आप देखेंगे उसमें से गंदी स्मेल आ रही है, टेस्ट खराब हो गया है। इसके लिए वो क्या है? वो है नथिंग बट रेंसिडिटी, जिसको कि हम कहते हैं कि उसके अंदर जो फैट है, जिस ऑयल में उसको फ्राई किया गया है, वो ऑयल जो है खराब हो गया है ऑक्सीजन और वाटर के रिएक्शन में आने पर, इसलिए वो फूड जो है खराब हो जाता है। लेकिन ये दोनों के दोनों इन इफेक्ट है ऑक्सीडेशन के हमारी डेली लाइफ में। हम समझते हैं आपकी कोरोजन क्या होता है, पहले वो देखते हैं हम। तो बेसिकली ये कोरोजन है। आपने देखा होगा आपके घरों में या फिर ब्रिजेस पे या फिर बहुत से मेटल्स जो होते हैं, अगर वो बाहर पड़े रह जाएं तो उन पे वाटर और ऑक्सीजन के एक्शन से पूरा पूरा आयरन जो है या मेटल जो है वो खा जाते हैं, और इस तरह का वो दिखने लगता है, जो कि वीक हो जाता है, डैमेज हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और बहुत ही रिस्की हो जाता है। तो इसलिए कोरोजन एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। लेकिन इस कोरोजन से बचने के बाद बहुत से तरीके हैं, वो मैं बताऊंगा अभी इसके बाद। तो कोरोजन बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन, ध्यान रखिए, केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर मेटल इज ईटन बाय एक्शन ऑफ एयर, दैट इज ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, या फिर एक केमिकल भी हो सकता है जैसे कि कोई एसिड। तो अगर वो ऑक्सीजन, मॉइस्चर या एसिड जैसे केमिकल के साथ रिएक्ट करके एक डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं, जो कि होता है रस्ट, या फिर ये प्रोसेस है कोरोजन। ओके, नाउ इस कोरोजन के अंदर क्या होता है? इस कोरोजन के अंदर जो आयरन है उसकी सरफेस ऑक्सीडाइज हो जाती है, और जैसे जैसे उसकी सरफेस ऑक्सीडाइज होती है, उसकी ऊपर की लेयर हटने लगती है और नीचे की लेयर एक्सपोज होने लगती है, और धीरे धीरे वो ऑक्सीजन और वाटर उसके डिफरेंट नेक्स्ट लेयर्स पे रिएक्ट करने लगते हैं, और उस पर्टिकुलर मेटल को या आयरन को वीक बनाते जाते हैं, और वो धीरे धीरे जाकर के मेटल या आयरन खत्म हो जाते हैं, और सिचुएशन उसकी कुछ ऐसी हो जाती है, जो इतने वीक हो जाते हैं कि कुछ भी वेट या कुछ भी उस पर अगर आप लोड डालें उसको वो कैरी नहीं कर पाएंगे, और वो डैमेज होकर के आपके लिए रिस्क की सिचुएशन क्रिएट कर देंगे। So during corrosion, iron metal is oxidized by the oxygen of air in presence of moisture to form hydrated iron oxide. What is hydrated iron oxide? Fe2O3 into H2, XH2. अब XH2O क्या है? Iron in the presence of oxygen and water makes Fe2O3 and XH2O, which is hydrated iron oxide, यानी कि hydrated ferric oxide. ओके, इसमें XH2O क्या है? XH2 ये है कि उस पर्टिकुलर आयरन ऑक्साइड के साथ बहुत सारा मॉइस्चर जो है वो अटैच हो गया है, और वो मॉइस्चर कितना भी हो सकता है, इसलिए इसको हमने X लिखा है यहां पर। तो ये पर्टिकुलर जो कंपाउंड है Fe2O3 इंटू XH2O, जिसमें कि वाटर के पार्टिकल्स अटैच्ड हैं, वो है रस्ट, और यही है बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो आपको समझ में आया होगा कि कोरोजन क्या है, रस्ट क्या है, रस्ट कैसे लगती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है आपको बता दिया मैंने। जो किसी फूड के अंदर फैट है, वो फैट जब रिएक्ट करता है एयर ऑक्सीजन के साथ, तो वो एक गंदी सी स्मेल देता है, खराब टेस्ट दे देता है, और यही बेसिकली रेंसिडिटी है। तो होता क्या है कि जो फैट और ऑयल है वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और रेंसिडिटी क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस है आपका रेंसिडिटी का। अब इस पर्टिकुलर स्लाइड में मैंने एक बहुत ही जेनरिक सी चीजें दे रखी हैं, जो कि आपको शायद पता भी होंगी, आपकी मॉम डैड आपको कहते भी रहते होंगे, लेकिन ये जेनरिक चीजें बेसिकली ये हैं कि आप रेंसिडिटी कैसे अवॉइड कर सकते हैं। रेंसिडिटी अवॉइड करने का तरीका है कि आप उसके अंदर डालिए कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे कि नॉर्मली चिप्स वगैरह में या फिर जो भी फास्ट फूड है, प्रोसेस फूड है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऑलरेडी पड़े होते हैं, जैसे कि BHA और BHT। ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ऑक्सीजन को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट ना करने में हेल्प करते हैं, और इसलिए रेंसिडिटी स्लो डाउन हो जाती है।
नेक्स्ट होता है कि आप जो फूड है उसको पैकेज कंटेनिंग नाइट्रोजन में रखें, क्योंकि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, इसलिए वो ऑक्सीजन के साथ उसको रिएक्ट करने नहीं देती। और अगर आप उसको एक इनर्ट गैस के साथ रखेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने नहीं देंगे, तो होगा क्या, आपको एक बेटर प्रोडक्ट लॉन्ग लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। थर्ड होता है कि सिंपल रेफ्रिजरेटर में रख दो। क्यों? क्योंकि वहां पे बैक्टीरियल काउंट, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन रीच नहीं कर पाती है, और ऑक्सीजन रीच ना करने की वजह से वहां पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है। नेक्स्ट है, उसको आप टाइट कंटेनर में रखो। टाइट कंटेनर में रखोगे तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, सिंपल, ऑक्सीजन नहीं होगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। मैक्सिमम प्रोसेस वो है जहां पे कि आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से रोक रहे हैं, चाहे वो आप पैकेज फूड में, नाइट्रोजन वाले पैकेज फूड में रखें, या फिर उसको रेफ्रिजरेटर में रखें, या फिर उसको आप क्लोज कंटेनर में रखें, या फिर उसको लाइट से दूर रखें। लाइट से दूर रखने से क्या होगा? लाइट से दूर रखने से ये होगा कि ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि लाइट जो है, जो आपके पार्टिकल्स हैं उनको ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है, और उसकी वजह से ऑक्सीडेशन प्रोसेस फास्ट हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप रेंसिडिटी को अवॉइड कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कोरोजन भी। कोरोजन कैसे अवॉइड कर सकते हैं? कोरोजन हम ऐसे अवॉइड कर सकते हैं कि अवॉइड वाटर एंड ऑक्सीजन टुगेदर कॉन्टैक्ट विद आयरन। यानी कि बारिश हो रही है, बारिश के अंदर अगर आपने किसी पर्टिकुलर मेटल को फेंक दिया, आयरन को फेंक दिया, तो उस पर रस्टिंग होने के, कोरिजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, वर्सेस आप उसको घर के अंदर रख रहे हैं या फिर एक क्लोज स्पेस में रख रहे हैं। सेकंड होता है पेंट। देयर आर लॉट ऑफ ऑयल पेंट विच कम्स, जो कि आप नॉर्मली अपने किसी आयरन सरफेस पे लगाते हैं, और आयरन सरफेस पे लगाने से वो पर्टिकुलर मेटल या आयरन ऑक्सीजन के और वाटर के कांटेक्ट में आने से बच जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर कवर कर देता है पेंट, और इसलिए उस आयरन मेटल प्रोडक्ट का कोरोजन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं या फिर कुछ सजेशंस और टेक्निक्स हैं जिनके बेसिस पे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि किस तरह से कोरोजन या रस्टिंग कम हो। तो इसके साथ हमने अपना पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शंस का फर्स्ट चैप्टर 10th ग्रेड का कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको सारे सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, लेकिन अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैप्टर को दोबारा से देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट इतने मुश्किल नहीं है, और मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई किया है विद मल्टीपल जिलियंस ऑफ एग्जांपल्स। लेकिन क्योंकि आपका ये 10th का बोर्ड का एग्जाम है, जहां पे कि आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपसे क्वेश्चन सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड पूछे जाएंगे। तो आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तभी आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट समझो, बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मेरी गारंटी है आएंगे ही आएंगे। सो साइनिंग ऑफ नाउ, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।